हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। जुलाई 2026 का एडिशन है। हिंदी पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है और इसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम व पुदुचेरी विधानसभाओं का चुनाव। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन हुआ वो 2 चरणों में हुआ था। 23 और 29 अप्रैल को कराया गया था और यहाँ की विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 294। इसमें मतदान में जो मतदाताओं ने लगभग 92.93% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी सीटों के लिए जो मतगणना हुई थी वो 4 मई को हुई थी। ठीक है, और एक सीट जो था उसमें पुनर्मतदान हुआ था 21 मई को। ठीक है, और मतगणना जो हुई इसकी 21 मई को जो पुनर्मतदान हुई थी उसकी मतगणना कराई गई 24 मई को। ठीक है, देखिए 15 वर्षों से सत्ता में वहां रही थी तृणमूल कांग्रेस, जिसको इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा और तृणमूल कांग्रेस के हारने की वजह से इस बार ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं बनी। इवन ममता बनर्जी जो है वो 15 वर्षों में वहाँ मुख्यमंत्री रही थी, लेकिन अपनी खुद की सीट जो कि भवानीपुर से है वो भी हार गई। और हारी किससे? तो शुभेंदु अधिकारी से, जो कि भाजपा से थे। और कितने मतों से? तो 15,105 मतों से पराजित हुई ममता बनर्जी। और शुभेंदु अधिकारी और एक और नंदीग्राम सीट पर भी खड़े थे, वहां से भी विजय रहे हैं। और 9 मई को शुभेंदु अधिकारी जो है, जो कि 56 वर्षीय हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। चलिए आगे देखें। देखा जाए तो दलगत स्थिति देखा जाए पश्चिम बंगाल की, तो जनता दल पार्टी जो है, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है, बीजेपी ने आपको 2026 में 208 सीटें प्राप्त की, जो कि 2021 में मात्र 77 सीटें थी। और तृणमूल कांग्रेस आपको ममता बनर्जी की पार्टी है, जो कि मात्र 80 सीटें प्राप्त कर सकी है, जो कि पिछली बार 215 सीटें जीती थी। कांग्रेस को इस बार 2 सीट मिल गया है, माकपा को भी 1 सीट मिला है और अन्य जो है वो 3 सीट पे है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का देखा जाए तो 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु विधानसभा के लिए मतदान कराए गए थे। इनके जो सीट है विधानसभा में वो है 234, 234। ठीक है, और राज्य में अब तक जो है वो सर्वाधिक 85.1% मतदाताओं ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 4 मई को सभी सीटों के लिए मतगणना हुई और उसी दिन सभी परिणाम घोषित हो गए। ठीक है, 4 मई को ही सभी परिणाम घोषित किए गए। 2 वर्ष पूर्व गठित पार्टी टीवीके जो है, मतलब तमिलगा वेत्री करगम, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उनकी पार्टी विधानसभा में 108 सीटें प्राप्त की, जिनमें चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जो प्राय थलपति विजय के नाम से लोकप्रिय हैं, 2 सीटों से जीत प्राप्त की, जिससे उनकी पार्टी जो है विधायकों की संख्या 107 ही रह गई थी। ठीक है, 107 विधायक ही रह गए थे और इनको 234 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। ठीक है, और बहुमत के लिए इनको 118 विधायक का समर्थन आवश्यक था। ठीक है, देखिए, अनद्रमुक विधायक दल में फूट पड़ा और उसमें से कम 25 विधायकों ने थलपति विजय को समर्थन की घोषणा कर दी। 10 मई को सी जोसेफ विजय यानी टीवीके के जो जोसेफ विजय हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आते हैं असम में। चलिए रुकिए 1 मिनट। यहाँ देखा जाए तमिलनाडु का जो विधानसभा दलगत स्थिति हम लोगों ने देखा ही नहीं। देखा जाए तो ये पार्टी जो टीवीके है उन्होंने 108 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है, देखा जाए, और जो डीएमके पार्टी है उसमें ये सब जो है वो आपको गठबंधन में है और अन्नाद्रमुक में ये सब गठबंधन में है। ठीक है, तो डीएमके पार्टी में आपको डीएमके में है 73 सीट इसने जीती थी, जो पिछले बार 159 था। ठीक है, और उसी तरह से अन्नाद्रमुक में है 234 सीटों का हो गया। ठीक है, टोटल। चलिए आगे देखें। आगे देखते हैं असम में। असम में देखा जाए तो 9 अप्रैल को असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में संपन्न हुआ। 85.96% मतदाताओं ने अपने चुनाव मताधिकार का प्रयोग किया और सभी सीटों पर मतगणना जो है वो 4 मई को ही संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जो एनडीए गठबंधन ने 3/4 से भी अधिक 102 सीटों पर जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। भाजपा के हेमंत बिस्वा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं और 12 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। देखा जाए दलगत स्थिति जो असम की विधानसभा की है,
तो एनडीए ने 102 सीटें प्राप्त की है और कांग्रेस ने 21 सीटें प्राप्त की है। ठीक है, एनडीए में आपको भाजपा है, असम गण परिषद है, बोडोलैंड पीपल्स है। ठीक है, और भाजपा ने 82 सीट, असम गण परिषद ने 10 और बोडोलैंड पीपल्स ने 10 प्राप्त किए। कांग्रेस में आपको कांग्रेस और अन्य है, जिसमें कांग्रेस ने 19 सीट प्राप्त की और अन्य 2 और कुछ और भी अन्य है जिन्होंने 3 सीटें प्राप्त की। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग केरल में। 9 अप्रैल 2026 को केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में कराया गया। 79.7% मतदाताओं ने इस चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया। 4 मई को सभी सीटों के लिए मतगणना हुई। 10 वर्ष के अंतराल के पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा है, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको यूडीएफ कहते हैं, की सत्ता में वापसी हुई है। 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत यूडीएफ ने प्राप्त किया। 18 मई को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रियंका गांधी की उपस्थिति में, ठीक है, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी की उपस्थिति में तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में, ठीक है, राहुल गांधी और सेंट्रल स्टेडियम में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ वीडी सतीशन को दिलाई गई। ठीक है, वीडी सतीशन को दिलाई गई है। और केरल का जो दलगत स्थिति देखा जाए तो यूडीएफ ने 102 सीटें प्राप्त की है, जो कि पिछली बार मात्र 40 थी। एलडीएफ ने 35 सीटें ही जीत सकी, जो कि पिछली बार 94 था। ठीक है, भाजपा को 3 सीटें मिली हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग पुद्दुचेरी में। 9 अप्रैल 2026 को केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में कराया गया, जहां 89.87% मतलब 89.87% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है यहाँ पे भी। और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस एआईएनआरसी जो है के नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन है, उसने 18 सीटों पर विजय प्राप्त की। 30 सीटों में 18 सीटों पर विजय प्राप्त कर सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार कर लिया है। 13 मई को एन रंगासामी, जो कि एनआईएनआरसी के हैं, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अदम्य श्रेणी। अदम्य श्रेणी का तीव्र गति पोत अचल अचल भारतीय तटरक्षक बल में शामिल। तो देखा जाए तो 9 मई 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में समुद्री अभियानों की व्यापक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम अदम्य श्रेणी के तीव्र गति के 5वें पोत अचल अचल जो है वो इस सीरीज का चौथा पोत है, और इस सीरीज का 5वां पोत है। और जो चौथा पोत था वो अक्षय था, वो अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो इसको गोवा के तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इसमें आगे है कि आईसीएस मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, आईसीजीएस। ठीक है, इसमें देखा जाए तो अचल का यह नाम जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा और समुद्र में जीवन बचाने और भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने को उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका जो निर्माण है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसमें 50% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। 28 मार्च 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गति वाले पोतों के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो इसमें इस श्रेणी का ये पहला पोत जो था वो था आईसीजीएस अदम्य, जो कि इस श्रेणी का पहला पोत आईसीजीएस अदम्य जो कि 19 सितंबर 2025 को, दूसरा था आईसीजीएस अक्षर जो कि 4 अक्टूबर 2025 को, तीसरा पोत था आईसीजीएस अमूल्य जो कि 19 दिसंबर 2025 को तटरक्षक बल में कमीशन किया गया था, और चौथा है अक्षय, इसको अभी तक कमीशन नहीं किया गया है, और ये 5वां है अचल। ठीक है, जो कि 9 मई 2026 को कमीशन किया गया है। इस श्रेणी का जो 4 पोत है अक्षय, अटल, अजीत, अपराजित, अभी तटरक्षक बल के सौंपे जाने हैं। ठीक है, जो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है MIRV तकनीक युक्त उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखा जाए तो 8 मई 2026 को भारत ने उन्नत अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। और ये मिसाइल जो है वो एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। ठीक है,
और ये इस सिस्टम से लैस अत्याधुनिक मिसाइल है जो कि एक साथ कई लक्ष्य पर अलग-अलग हमला कर सकती है। मिसाइल में कई वॉरहेड लगे होते हैं। परीक्षण के दौरान देखा जाए तो जमीन व समुद्र में तैनात जो विभिन्न ट्रैकिंग स्टेशन है उसमें मिसाइल का उड़ान पर नजर रखी है और सभी लक्ष्य तक वॉरहेड पहुंचने की निगरानी की गई। तो ये तथा परिणाम ने पुष्टि की परीक्षण के सभी उद्देश्य सफल रहे हैं। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने स्वदेशी उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। एमआईआरवी की जो तकनीक है इसका अर्थ है कि एक ही मिसाइल अपने साथ अनेक परमाणुओं तथा पारंपरिक हथियार ले जा सकती है तथा उन्हें अलग-अलग लक्ष्यों पर गिरा सकती है। विश्व के गिने चुने देशों के पास ये तकनीक उपलब्ध है और हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध में ऐसी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के स्टार्टअप गैलेक्साई का ऑटोसार उपग्रह मिशन दृष्टि। ठीक है। देखा जाए तो 3 मई को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है गैलेक्स आई ने अपना मिशन दृष्टि उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ये 190 किलोग्राम वजन वाला उपग्रह था जो कि भारत में निजी क्षेत्र का विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है। और इसका प्रक्षेपण जो हुआ है वो अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए कैलिफोर्निया में किया गया है। ठीक है, कैलिफोर्निया से किया गया था। ये उपग्रह जो है वो विश्व का पहला ऑटोसार, ठीक है, विश्व का पहला ऑप्टोसार प्लेटफॉर्म बताया गया है जिसमें कि ईओ तथा एस ए आर मतलब सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक को एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार को तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया है जिससे कि पृथ्वी की साफ तस्वीरें दिन और रात में वो हर मौसम में प्राप्त कर सकेंगी। ईओ सेंसर धूप और साफ मौसम में हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकती है। ठीक है। इस उपग्रह में एआई सिस्टम भी लगा है जो कि अंतरिक्ष में डेटा का प्राथमिक विश्लेषण कर जरूरी जानकारी ही पृथ्वी तक पहुंचाता है। गैलेक्साई के संस्थापक और सीईओ है सुयश सिंह। इनके अनुसार इस स्टार्टअप की जो स्थापना है वो आईआईटी मद्रास के छात्रों ने 2021 में की थी और ये अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा देश का पहला स्टार्टअप है जिसने अपने स्थापना के 5 वर्ष के भीतर विश्व का पहला अनोखा उपग्रह लॉन्च करने में सफलता प्राप्त की है। इसरो के पास पहले ही 29 सक्रिय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला परिसर वस्तुतः वाग्देवी मंदिर ही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ का फैसला। तो देखिए 15 मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसने राज्य में धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर की मूलतः बाग देवी मंदिर होने या कमाल मौला मस्जिद होने के हिंदू मुस्लिम विवाद को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इसमें दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई हुई और उसके बाद हाईकोर्ट जो है इंदौर पीठ ने इसे बाग देवी सरस्वती मंदिर घोषित कर दिया है। ठीक है, इसे किसको क्या घोषित किया है तो वाग देवी सरस्वती मंदिर घोषित कर दिया है। और खंडपीठ ने 242 पन्नों के अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण शिलालेख और ऐतिहासिक दस्तावेज ये सिद्ध करते हैं कि संदर्भित ढांचा एक प्राचीन मंदिर नुमा संरचना पर खड़ा है जिसका मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इंदौर खंडपीठ ने कहा यहाँ हिंदू पूजा की परंपरा कभी समाप्त ही नहीं हुई तथा यह यहाँ मिले साक्ष्य और स्थापत्य इसे वाग्देवी मंदिर सिद्ध करते हैं। ठीक है। और देखा जाए तो इस फैसले के साथ ये खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के 3 अप्रैल 2023 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष को भोजशाला में मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा करने और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। और 15 मई 2026 के उच्च न्यायालय की जो इंदौर खंडपीठ ने फैसला सुनाया उसके बाद अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। हिंदू पक्ष को 24 घंटे पूजा का अधिकार दिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि भोजशाला परिसर 1904 से संरक्षित स्मारक है, इसलिए परिसर का प्रशासन और प्रबंधन जो है वो पूर्व की भांति एएसआई के पास ही रहेगा। इसी के साथ
कोर्ट ने भोजशाला से जुड़ी 5 याचिकाओं और एक अपील का निराकरण कर दिया है 15 मई को। ठीक है, नेक्स्ट है लंदन स्थित वेलकम कलेक्शन द्वारा जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां वापस सौंपने का निर्णय। तो देखिए 14 मई 2026 को जैन समुदाय को 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां उपलब्ध करने की वेलकम कलेक्शन यूके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी तथा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत के पश्चात अंततः समझौता संपन्न हुआ। लंदन के प्रमुख संग्रहालय में से एक वेलकम कलेक्शन ने दक्षिण एशिया के बाहर मौजूद जैन पांडुलिपियों की सबसे बड़े संग्रह को, जो इसके पास एक सदी से ज्यादा समय से रखी हुई है, भारत में जैन समुदाय को वापस लौटाने की घोषणा कर दी है मई में। ठीक है, और इस संग्रह में 15वीं से 19वीं शताब्दी के चित्रित पांडुलिपि से लेकर 19वीं शताब्दी के दुर्लभ ग्रंथ भी शामिल हैं। ठीक है, मतलब 15वीं से 19वीं शताब्दी का जो चित्रित पांडुलिपि है उसे लेकर 19वीं शताब्दी के दुर्लभ ग्रंथ भी इसमें शामिल है। ठीक है, देखिए इसमें धर्म, साहित्य, चिकित्सा, संस्कृति से संबंधित सामग्री प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी व प्रारंभिक हिंदी लिपि में उपलब्ध है। जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की 16वीं शताब्दी की एक दुर्लभ प्रति इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त 1688 ईस्वी की एक पतली, नाजुक व कागजी पांडुलिपि भी संग्रह में है। समझौते के तहत इस संग्रह को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी स्थित धर्मनाथ नेटवर्क इन जैन स्टडीज के पास रखा जाएगा, जहां की शोधकर्ताओं और जैन समुदाय को इन पांडुलिपियों का अध्ययन, व्याख्या व अनुवाद करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की तहत आईएनएस सुनैना की सुरक्षित कोची वापसी। तो 2 अप्रैल को 16 मित्र देशों के 38 सैनिक कर्मियों को लेकर रवाना हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र सहयोग संवर्धन के लिए भारतीय नौसेना के दूसरे आईओएस सागर यानी आईओएस सागर मतलब इंडियन ओशन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल का समापन हुआ है 20 मई को। 20 मई को आईएनएस सुनैना माले, फुकेत, जकार्ता, सिंगापुर, यांगून, चट्टग्राम, कोलंबो बंदरगाह में ठहराव के पश्चात सकुशल कोची लौट आया। आईएस पहल के इस दूसरे आयोजन में 16 मित्र देशों के नौसैनिकों ने भाग लिया है। इसमें आपको बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, केनिया, मॉरिशस, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और यूएई के नौसैनिक इसमें शामिल थे। ठीक है, दूसरा आयोजन था जिसमें 16 मित्र देश के नौसैनिक भाग लिया था। ठीक है, आईएस पहल पे और आईएस सागर पहल की इस दूसरी पहल का समापन हुआ है 20 मई 2026 को आईएनएस सुनैना की कोची में वापसी के साथ। ठीक है, और भारतीय नौसेना का ये जो अभियान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की समुद्री पहलो सागर यानी पहलो मतलब सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तथा महासागर मतलब म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन के माध्यम से व्यक्त किया गया इसकी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, इस माध्यम की दर्शाता है और इसका उद्देश्य जो है वो एक्चुअली हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोगात्मक समुद्री विकास सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 की राशि प्रदान करने की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की घोषणा। तो देखिए 16 मई 2026 को राज्य में घटती हुई जो जन्म दर है उसका हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की घोषणा की। कहां से की थी? तो श्रीकाकुलम जिले में एक जनसंख्या को संबोधित करते हुए की थी। ठीक है, और इस संबोधन में कहा गया था कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 का नकद प्रोत्साहन राशि देने की उन्होंने घोषणा कर दी। देखा जाए तो दूसरे का बच्चा जन्म हुआ मतलब तीसरा बच्चा पे तो 30,000 है, चौथा पे 40,000, लेकिन अगर आपका दूसरा बच्चा है तो उस पे आपको 25,000 का प्रोत्साहन राशि की घोषणा पहले से ही कर चुके हैं। बच्चों को एक्चुअली बोझ नहीं समझा जाए बल्कि उसको संपत्ति बताया है उन्होंने। ठीक है, मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि कई देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, कार्यशील आबादी की घटती जनसंख्या ने वहां अर्थव्यवस्थाओं को
नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु शक्ति संपन्न अग्नि 1 मिसाइल का एक और परीक्षण। तो 22 मई 2026 को भारत ने पूर्व परीक्षित अग्नि 1 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया। कहां से? तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया है। ठीक है, और इस सतह से सतह मार करने वाला जो स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 1, उससे 700 से 1200 किलोमीटर की दूरी तक की स्थित इसको लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ठीक है, ये ठोस ईंधन से चलने वाली है, 12 टन वजनी है और 12 मीटर लंबी है। और ये मिसाइल जो है वो 1000 किलोग्राम मतलब लगभग 1 टन वजन तक का पारंपरिक और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 मिसाइल का जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है, मतलब डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, और मिसाइल का जो उत्पादन अब हैदराबाद के स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है अग्नि 1, और मिसाइल का यह परीक्षण जो है वो एक्चुअली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में किया गया, जो कि भारत के परमाणु और मिसाइल सिस्टम की जिम्मेदारी संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट है असम में भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। ठीक है, असम में भी यूसीसी को पारित कर दिया गया है। तो देखा जाए तो 27 मई को ध्वनि मत से ये समान नागरिक संहिता विधेयक जो यूसीसी है उसको पारित करने वाला असम जो है वो तीसरा राज्य हो गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून ढांचा स्थापित करना है। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया है इसे और कहा है कि 6 माह में ये कानून के रूप में लागू हो जाएगा। असम से पहले आपको उत्तराखंड, गुजरात की विधानसभा ने इस बिल को पारित कर चुकी है। गोवा में ये पहले से लागू है। कब से? तब पुर्तगाली जब औपनिवेशिक काल था उसी समय ये चलता आ रहा है। और विधेयक में कहा जा रहा है कि सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। ठीक है, उत्तराखंड, गुजरात की तरह असम में भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर विधेयक के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 37 न्यायाधीश हो सकेंगे और ये अध्यादेश जारी किया गया। तो देखिए 17 मई 2026 को न्याय वितरण की दक्षता एवं गति में वृद्धि कर कार्यालय में लंबित मामलों की संख्या से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 यानी मुख्य न्यायाधीश के मिला दिया जाए तो 38, ठीक है, करने के लिए एक अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया। क्यों किया है? तो एक्चुअली कहा जाए तो देश में बहुत वृद्धि हो रहा है लंबित मामला, ठीक है, और उसको निपटाने के लिए जो जजों की संख्या है वो मात्र 33 है। तो उसको मतलब सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 33 है, तो उसको बढ़ाया कर 37 किया जा रहा है। अगर हम लोग उसमें मुख्य न्यायाधीश को जोड़ देते हैं तो 38 हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो पूर्व प्रावधानों के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 थी, अभी है, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश के सहित 34 है। ठीक है, देखिए इसको एक्चुअली कहा जाए तो टाइम टू टाइम हमेशा बढ़ाया गया है। ठीक है, संख्या हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हमेशा बढ़ते आई है और अब 33 से बढ़कर 37 किया जा रहा है। ठीक है, देखिए 5 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया। अध्यादेश को विस्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 इन सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 124(1) में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया था कि संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या न निर्धारित किए जाने तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और समय समय पर संशोधन किए गए हैं और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग राज्य समाचार में। राज्य समाचार में पहला है कि सुरेश कुमार खन्ना को उत्कृष्ट विधायक सम्मान। देखिए 15 मई 2026 को पहली बार उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का चयन विधानसभा की उत्कर्ष विधायक समिति की बैठक में किया गया। देखा जाए तो विधानसभा में विशेष समारोह का आयोजन कर उन्हें इसके लिए सम्मानित किया जाएगा।
शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से निर्वाचन क्षेत्र में लगातार ये 9 बार निर्वाचित हुए हैं। ये 73 वर्ष के हैं। सुरेश कुमार खन्ना और विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम विधायकों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद का विस्तार। तो देखिए 10 मई को 5 विधानसभाओं के अप्रैल मई 2026 में हुए चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद का विस्तार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ठीक है। और इस विस्तार के तहत नए शामिल किए गए जो 6 नए मंत्रियों में से 2 को कैबिनेट मंत्री और 4 अन्य को राज्य मंत्री के रूप में शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रहण कराई है। पहले 2 राज्य मंत्रियों का प्रोन्नयन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में किया गया। इस विस्तार के पश्चात राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या अब 60 मुख्यमंत्री सहित 60 हो गई है, जो कि 403 सदस्यीय विधानसभा की दृष्टि से अधिकतम है। प्रदेश मंत्रिपरिषद में अब मुख्यमंत्री व 2 उप मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 20 अन्य कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 16 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और 21 अन्य राज्य मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले 3500 उम्मीदवार 2027 में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 2022 में राज्य में नगरीय निकायों में पार्षद का चुनाव लड़ चुके 3500 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने चुनाव का खर्च ब्यौरा नहीं दिया था या अपूर्ण ब्यौरा दिया था। वो 2 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए गए। कुछ उम्मीदवार 5 वर्ष के लिए भी अयोग्य करार दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेखा यादव। रेखा यादव मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो देखा है तो मई माह में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की एक पूर्व भाजपा विधायक रेखा यादव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद विगत 6 वर्षों से रिक्त था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार। तो देखा जाए तो 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। 32 मंत्रियों को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलाई। देखा जाए तो इसके साथ ही प्रदेश में मंत्रियों की कुल संख्या अब 35 है। मुख्यमंत्री के सहित 35 हो गई। प्रदेश की 35 सदस्यीय कैबिनेट में अब सर्वाधिक 16 मंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री सहित और 15 जनता दल यू के, 2 लोक जनशक्ति पार्टी के, ठीक है, और एक मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं। मंत्रिमंडल में 5 महिलाएं भी हैं और सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 संस्थानों के नाम से संजय गांधी का नाम हटाया गया। तो देखिए राज्य के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने तहत संचालित संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में है, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब पटना जू तथा इसकी प्रबंधन समिति संजय गांधी जैविक उद्यान एवं विकास समिति जो थी उसका नाम अब पटना जू प्रबंधन डेवलपमेंट सोसाइटी कर दिया गया है। ठीक है। इसके साथ ही डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन विभाग के तहत एक संस्थान संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का नाम अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। आगे है इसमें कि नाम परिवर्तन की उपयुक्त निर्णय जो है वो बिहार मंत्रिमंडल की 29 अप्रैल की बैठक में हुई और मंत्रिमंडल में के निर्णय के साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा। तो देखा जाए तो 15 से 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा की। 15 मई को इस यात्रा की शुरुआत हुई संयुक्त अरब अमीरात से। अबू धाबी हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी आगवानी स्वयं मेजबान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने की। महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी वार्ता हुई और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 7 महत्वपूर्ण समझौते या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए।
इसमें आपको ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, फिनटेक, आधिकारिक संरचना, शिक्षा, संस्कृति, आपसी संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रणनीति साझेदारी सुदृढ़ होने का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। हॉर्मुज जलडमरू से सुरक्षित पारगमन व बाधा रहित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए भारत का स्पष्ट पक्ष भी उन्होंने दोहराया, जिसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ ही ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक आवश्यक भी उन्होंने बताया। व्यापक ऊर्जा साझेदारी के लिए एक नई पहल के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड व अबू धाबी की एक राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है। और इसके तहत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी जो है वो 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाई जाएगी। एक अन्य समझौता हुआ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच, और ये एक दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति के लिए हुआ। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों ने भारत में $5 अरब निवेश के लिए समझौता किया, और इनमें से एक समझौते के तहत एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई द्वारा भारत के आरबीएल बैंक में 3 अरब निवेश किया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों के आधिकारिक संरचना क्षेत्र में निवेश के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा $1 अरब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया में दिए जाएंगे। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा भारत की सम्मान कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, भारत की सम्मान कैपिटल लिमिटेड, पूर्ण नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, में निवेश किए गए जाएंगे। रणनीतिक संबंधों में मजबूती के लिए सामरिक रक्षा साझेदारी पर एक समझौता हुआ। भारत में सरकार की मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल के लिए गुजरात के वायनाड में शिप रिपेयर सेंटर की स्थापना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और हाइड्रॉक्स वर्ल्ड दुबई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अब आते हैं नीदरलैंड की यात्रा पे। तो देखिए, अबू धाबी में लगभग 2 घंटे के ठहराव के बाद नरेंद्र मोदी जो है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए, जहां की एम्स्टर्डम स्थित सिफोल हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी विदेश मंत्री टॉम बैरनसन और वरिष्ठ अधिकारियों ने की। डच प्रधानमंत्री जो है, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री को डच प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त द हेग में नीदरलैंड के राजा और रानी से मुलाकात और एक सीईओ राउंड टेबल सम्मेलन भागीदारी तथा वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों को संबोधन आदि के कार्यक्रम नीदरलैंड में उनके कार्यक्रमों में शामिल थे। द हेग में ही एक सीईओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए डच उद्यमियों को भारत में डिजाइन, नवाचार, निर्माण के क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेश के लिए विशाल अवसर उपलब्ध है। भारत में आर्थिक सुधार और तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत वैश्विक विकास में 17% का योगदान दे रहा है और भारत में निवेश के लिए आज आज से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार जो है, भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार 2024-25 में $27.8 अरब तक पहुंच गया था। डच प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में भारत में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीमा पार सहित किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन पर भरोसा दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ संघर्ष रहित, स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्ण क्षेत्र पर जोर दोनों नेताओं ने दिया। भारत और नीदरलैंड्स व्यापार और निवेश, रक्षा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमति हुई। विज्ञान, नवाचार, सतत विकास, कृषि, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, समुद्री विकास और जन संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर
सहमति दोनों पक्षों में व्यक्त की गई। कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नीदरलैंड में काम करने की प्रक्रियाओं को आसान और निष्पक्ष बनाया जाएगा। द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 17 समझौतों या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। भारत में गुजरात में पहले फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स व नीदरलैंड के एएसएमएल कंपनी के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय में चोल राजवंश के 11वीं शताब्दी में बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए। श्री मोदी ने इस अवसर को हर भारतीय के लिए एक आनंदमय क्षण बताया। करीब 30 किलो वजनी ये ताम्रपत्र 21 बड़े और 3 छोटे प्लेटों का एक सेट है। ठीक है, अब आते हैं स्वीडन की यात्रा पे। देखा जाए तो 17 मई को तीसरे चरण की यात्रा हुई और ये श्री मोदी स्वीडन पहुंचे। 17 मई को स्वीडन पहुंचने पर सर्वप्रथम वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के साथ एक कार्यक्रम किया, भाग लिया उसमें, और बाद में मेजबान प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में स्वीडन के क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी भाग लिया। दोनों देशों के संबंधों को राजनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने को सहमति दोनों पक्षों में रही और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना यानी 26 से 30 को दोनों पक्षों ने अपनाया। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के आगामी शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए एक समझौता इसरो और स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के बीच हुआ। दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए खनन एवं प्रोसेसिंग तकनीक के संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ। गॉथेनबर्ग प्रवास के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्तफा व महारानी सिल्विया की ओर से प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाले जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, इससे सम्मानित किया है। 17 मई को गोथेबर्ग में ही यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन, यूरोपियन उद्योग का जो गोलमेज सम्मेलन है यानी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी मोदी जी ने संबोधित किया। चलिए अब आते हैं नॉर्वे की यात्रा पे। तो देखा जाए तो 17 मई को ही श्री मोदी इस यात्रा के चौथे पड़ाव नॉर्वे पहुंचे। 18 मई को ओस्लो में यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में वहां पहुंचे और उनकी आगवानी जो है स्वयं प्रधानमंत्री जोनास घर स्टोर ने की। महामहिम राजा हेराल्ड 5 से श्री मोदी की मुलाकात ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में की तथा भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित की। राजा हेराल्ड 5 के साथ विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः नई प्रौद्योगिकियों व भारतीय नॉर्वेजियन कंपनियों द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा श्री मोदी ने की। ओस्लो में आयोजित एक विशेष समारोह में महामहिम सम्राट हेराल्ड 5 ने श्री मोदी को द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। नॉर्वे की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंध के पूर्ण आयामों की समीक्षा की, जिसमें व्यापार एवं निवेश, भारत ईएफटी व्यापार, ब्लू इकोनॉमी और ओशंस गवर्नेंस तथा आर्कटिक व ध्रुवीय सहयोग आदि शामिल रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में उन्नत करने को दोनों पक्षों में सहमति रही और वर्ष 2030 तक भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार को मजबूत स्तर तक दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो नॉर्वे ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की है और अगले दिन यानी 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के अतिरिक्त 5 नॉर्डिक देश कौन कौन है? तो नॉर्वे है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और इन सभी के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे। ठीक है, अब आते हैं इटली में देखा जाए तो 19 मई को प्रधानमंत्री श्री मोदी इस यात्रा का 5वां अंतिम पड़ाव इटली पहुंचे। इस यात्रा पर इटली में श्री मोदी के मुख्य कार्यक्रमों में
राष्ट्रपति सर्बिया मेटारेला के साथ मुलाकात के अतिरिक्त प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और राजधानी रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन में दौरे का कार्यक्रम शामिल था। मेजबान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत इटली संयुक्त कार्य योजना 2025-29 के परिप्रेक्ष्य में द्विपक्षीय आर्थिक व औद्योगिक सहयोग में वृद्धि पर संतोष दोनों नेताओं ने व्यक्त की तथा आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने का निश्चय किया गया। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 अरब यूरो तक ले जाने का साझा लक्ष्य दोनों नेताओं ने पुष्टि की है और भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोनों पक्षों ने व्यक्त की। भारत में इनोवेट इंडिया नाम से एक नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए घोषणा दोनों पक्षों में की। फिनटेक, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई आदि क्षेत्र में काम करेगा। वार्ता के पश्चात जारी बयान में मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की स्थित उसके विश्व के पड़ने वाले प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। पारस्परिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग संवर्धन के लिए वर्ष 2027 को इटली इंडिया ईयर ऑफ द कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की बात वार्ता में की गई है। ठीक है। कृषि, दुर्लभ खनिज, आयुर्विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय नर्सों के इटली पर आगमन की सुविधा से संबंधित जो विभिन्न समझौते ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर हुए और आतंक, वित्तीय मनी लॉन्ड्रिंग और कर संबंधी अपराधों की रोक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्री मोदी के असाधारण वैश्विक नेतृत्व के लिए संगठन के सर्वोच्च सम्मान यानी एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों में अपनी यात्रा के पूरी करके स्वदेश रवाना हुए और दिल्ली में उनकी वापसी हुई 21 मई को प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो नॉर्वे में संपन्न। तो देखिए 19 मई को भारत और नॉर्डिक देशों के तीसरा शिखर सम्मेलन नॉर्वे में संपन्न हुआ। ठीक है, नॉर्डिक देशों में आपको उत्तरी यूरोप के 5 देश हैं जिसमें आपको नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड और इनके स्वायत्त क्षेत्र आते हैं। ठीक है, देखिए ओस्लो यानी नॉर्वे में संपन्न ये तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेजबान प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, ठीक है, जोनास गहर स्टोर, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस और फिनलैंड के फ्रेडरिक्सन, ठीक है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्रिड ऑर्पो और डेनमार्क के कार्यकारी प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रॉस्टाडोटिर शामिल रहे। देखा जाए तो व्यापार एवं निवेश, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों के सहयोग के अवसरों पर सम्मेलन में चर्चा हुई है। ठीक है, विस्तृत सुरक्षा परिषद के में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया गया है। नॉर्डिक देशों ने इसको दोहराया है और व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए सेटा और पेटा समझौतों को साझा उद्देश्य का स्वागत किया और जिसके अनुसार ईएफटीए सदस्य देशों को भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखना चाहिए जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। भारत में प्रत्यक्ष रोजगार जो है वो सृजित होंगे। देखा जाए तो भारत मध्य पूर्व और यूरोपीय आर्थिक गलियारा के विकास के अनुरूप पहल की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, दोनों नेताओं के द्वारा दिया गया। फिर आपको समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त करते हुए महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स की परिकल्पना को ध्यान में रखा है। ठीक है, भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की
कि विगत कुछ वर्षों में हमारे आपसी संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा व्यापार 4 गुना बढ़ गया। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत के रैपिड ग्रोथ में महत्वपूर्ण साझेदारी है। ठीक है? और भारत नॉर्डिक देशों के साथ जो इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई, ठीक है? की गई, इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी व हेल्थ टेक, आइसलैंड के जियोथर्मल और फिशरीज और नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी तथा सभी नॉर्डिक देशों के एक्सरसाइज को भारत में स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम, राष्ट्रपति का नाम है तोलाम की भारत यात्रा। तो देखिए 5 से 7 मई को वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के महासचिव और वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा की। ठीक है? और 5 मई को राष्ट्रपति तोलाम ने भारत की शुरुआत गया जी हवाई अड्डे पर बिहार में बोध गया से की। ठीक है, गया जी हवाई अड्डे पर उतरे थे और ये पहले बोध गया गए थे, बिहार के बोध गया। ठीक है, गया जी में हवाई अड्डे पर ही अपने साथ आए शिष्टमंडल के साथ वो बोध गया रवाना हो गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। ठीक है, और 6 मई को नई दिल्ली में मेहमान राष्ट्रपति औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत वियतनाम संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए विकसित भारत 2047 और वियतनाम विजन 2045, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ठीक है, देखिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में विगत 10 वर्षों में हुई प्रगति को देखा जाए तो वर्ष 2030 से इसे 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य सहमति दोनों पक्षों में रही है। वस्तुओं के व्यापार और आसियान भारत व्यापार समझौता की चल रही समीक्षा जल्द पूरी करने को सहमति दोनों पक्षों ने व्यक्त की है। आगे है कि वर्ष 2030 तक आपसी रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए पहले से जारी संयुक्त दृष्टि पत्र की समीक्षा बैठक दोनों पक्षों में की है। दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर दोनों पक्षों ने समुद्र में शांति, स्थिरता और आपको सुरक्षा, फिर आवागमन की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में विवादों का समाधान 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार होना चाहिए था। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए वियतनाम ने हिंद प्रशांत महासागर पहल के शामिल होने की घोषणा की है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 6G, AI, अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि व महत्वपूर्ण खनिजों जैसे महत्वपूर्ण उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग व साझेदारी बढ़ाने के लिए सहमति दोनों पक्षों में हुई। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 13 समझौते पे आदान प्रदान हुआ और द्विपक्षीय वार्ता का पश्चात हुआ। ठीक है, देखिए दुर्लभ खनिज, रेडियो एक्टिव तत्वों के सहयोग 2026 से 30 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग सहयोग, स्वास्थ्य और दवा नियमन में सहयोग, मुंबई हो ची मिन्ह सिटी के बीच जो शहरी सहयोग, शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी, नालंदा विश्वविद्यालय और हनोई स्थित संस्थान के बीच समझौता,
फिर यूपीआई और वियतनाम पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की सहमति, ठीक है? और लेखा परीक्षा और वित्तीय सहयोग, पार्टनर और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग तथा चाम पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने में समझौता इसमें शामिल है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शामिल है। और 7 मई को वियतनाम में राष्ट्रपति के मुंबई में कार्यक्रम थे, जहां उन्होंने भारत वियतनाम बिजनेस फोरम को संबोधित किया और भारत वियतनाम के बीच आर्थिक सहयोग के निवेश अवसरों और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की चर्चा की है। ठीक है, क्या किया गया है? तो इसमें देखा जाए तो 7 मई को हुआ क्या कि वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे वो मुंबई में कार्यक्रम कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया, उनकी भारत वियतनाम बिजनेस फोरम को संबोधित किया और भारत वियतनाम के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश अवसर और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। ठीक है, और इस व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात 7 मई को मुंबई से ही वह स्वदेश रवाना हो गए। नेक्स्ट वर्ष 2025 में विश्व सैन्य खर्च 2.9% की वृद्धि। सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान, सिपरी की रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए 27 अप्रैल 2026 को विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा किए जाने वाले जो सैन्य खर्च है उसका रिपोर्ट बनाया गया। कहाँ पे? स्टॉकहोम स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, देखिए ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, 2025 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। देखा जाए तो सिपरी की इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो वर्ष 2025 में विश्व में कुल सैन्य खर्च जो थे वो 2,887 अरब डॉलर रहा था, जो कि 2024 की तुलना में ये 2.9% अधिक हो गया है। सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले जो 3 देश हैं जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस, यही है। और 2025 में कुल सैन्य व्यय 1480 अरब डॉलर के संदर्भ में कहा जाए, ये विश्व के कुल सैन्य व्यय का 51% है। ठीक है, देखा जाए तो ये विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले जो 40 राष्ट्र और उनके सैन्य व्यय देखा जाए तो देखिए हम लोग यहाँ टॉप 11 का नाम रखे हैं, जिसमें पहले स्थान पे आपको अमेरिका है, जो कि सैन्य व्यय 2025 में ये 994 अरब डॉलर का हो गया है। ठीक है, जो कि जीडीपी का ये 3.1% है खर्च। ठीक है, चीन दूसरे स्थान पर है 336 अरब डॉलर के साथ। ठीक, और रूस तीसरे स्थान पे है 190 अरब डॉलर के साथ। जर्मनी चौथे स्थान पे 114 अरब डॉलर के साथ। और यूनाइटेड किंगडम, भारत जो है, भारत यहाँ पर आपको छठे स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। देखा जाए तो शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में हुआ। तो 14 से 15 मई 2026 को 11 देशों के समूह यानी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जहां की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में ये भारत मंडपम में संपन्न हुई थी। ठीक है, मौजूदा वैश्विक परिस्थिति को देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच धुर विरोधी रवैये के चलते कोई संयुक्त बयान बैठक की समाप्ति में जारी नहीं किया गया, बल्कि जो अध्यक्ष था भारत की ओर से एक स्टेटमेंट और आउटकम डॉक्यूमेंट ही समापन पर जारी किए जाएंगे। ठीक है, देखा जाए तो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, सऊदी अरब, इथोपिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात व ईरान इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इन 11 पूर्ण सदस्यों के अतिरिक्त 10 अन्य भागीदारी देश हैं, पार्टनर कंट्रीज जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। ठीक है, और भारत जो है वो 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इसके लिए 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को करनी होगी। ठीक है, यानी भारत जो है 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स के अध्यक्ष हो गया है और 18वां जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भी अब भारत को करनी है। ये शिखर सम्मेलन जो होगा वो 12 से 13 सितंबर को होगा 2026 में और नई दिल्ली में होना है। 2026 में भारत अध्यक्षता वर्ष में ब्रिक्स का विषय जो है, थीम जो है वो आपका लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए विनिर्माण के लिए निर्माण यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन,
ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में पहला है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में युद्ध व जारी गतिरोध की स्थिति के चलते थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति एक माह में दोगुनी हुई। देखिए 14 मई 2026 को अप्रैल 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित आंकड़े जो हैं वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। और मार्च 2026 में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष अब हो गया है 2011-12, उसके आधारित जो मुद्रास्फीति थी वो थी 3.88%। ठीक है, और वो अप्रैल 2026 में 8.30% अनंतिम आकलित की गई है। इन्हें बताया गया है कि थोक मूल्य आधारित स्थिति, ठीक है, मुद्रास्फीति होगा मुख्यतः ईंधन विद्युत खंड में कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। ठीक है, देखा जाए थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष 2011-12 है उसके आधार पर देखें तो जैसे कि यहाँ देखिए सभी वस्तु उत्पाद है, भारांश उसका कितना है, सूचकांक कितना है, मुद्रास्फीति और सूचकांक और मुद्रास्फीति, ये मार्च 2026 का और ये अप्रैल 2026 का। तो देखा जाए जो प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद में देखिए जिसका भारांश है 22.62, सूचकांक है वो 197.3 और अप्रैल में ये सूचकांक है 202.4, जो कि मुद्रास्फीति थी मार्च 2026 की 6.36 अनंतिम थी और अभी जो है 9.17 हो गई है। ठीक है, और ओवरऑल ये तो हर चीज का अलग अलग है, जैसे कि ईंधन और विद्युत का देखिए जो कि भारांश है 13.15, सूचकांक आता है इसका 153.7 और 1.05, ये मार्च 2026 का है। और अप्रैल में इसी को हम लोग देखेंगे तो 181.7 था और मुद्रास्फीति 24.71 है। आप यही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में देखें, विनिर्मित उत्पाद देखें तो 64.23 भारांश है, सूचकांक है 149.5, मुद्रास्फीति 3.39 रहा है मार्च तक का। अप्रैल में देखेंगे तो 151.6 हो गया इसका सूचकांक और मुद्रास्फीति 4.62 है। ठीक है, वहीं खाद्य सूचकांक देखें फूड इंडेक्स तो 24.38 है भारांश, सूचकांक है 192.8, मुद्रास्फीति है 1.85। ठीक है, मार्च का और अप्रैल में 195.1 सूचकांक हुआ और मुद्रास्फीति 2.31 हुआ। ठीक है, ये तो सभी का अलग अलग है, लेकिन अगर सभी वस्तुओं का ओवरऑल देखा जाए तो 100% में सूचकांक आता है 160.8 और मुद्रास्फीति 3.88, ये मार्च 2026 का। और वहीं अप्रैल 2026 का देखेंगे तो 167.0 और मुद्रास्फीति 8.30 आता है अप्रैल 2026 का अनंतिम आंकड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि चीनी निर्यात सितंबर 2026 तक प्रतिबंधित। तो देखिए 13 मई 2026 को पश्चिम एशिया युद्ध के चलते देश में वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि की प्रवृत्ति जारी है अभी भी। ठीक है, उसको नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, सितंबर 2026 तक प्रतिबंधित है और अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ जो पहले से तय कोटा है उसके तहत किए जाने वाला जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध अभी नहीं लगाया गया है। ठीक, उसको प्रतिबंध से बाहर रखा है क्योंकि उसका पहले से ही तय हो गया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है देखें तो कुछ एक देशों में जैसे सरकारों द्वारा खाद्य सुरक्षा के नाम पर किए गए अनुरोध के तहत किए जाने वाले निर्यात को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। ठीक है, और चीनी उत्पादन के मामले में भारत जो है वो विश्व में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, और चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर चलता है जो कि देश में 280 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है। ठीक है, और देश में चीनी की खपत है 280 लाख टन से कुछ अधिक की खपत है। ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में घरेलू बाजार में चीनी मूल्य में वृद्धि प्रारंभ हो गई है। इस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित। तो देखिए चीनी सत्र 2026-27 यानी अक्टूबर सितंबर के लिए, अक्टूबर से सितंबर तक यानी गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य जिसे कहते हैं फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, एफआरपी,
वो ₹365 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। उससे पूर्व अगर 2025-26 में जाएँ मतलब पिछले साल में, तो वो ₹355 था। ठीक है, अभी 365 हो गया है। ₹10 की वृद्धि यहाँ दिख रही है, ठीक है? और चीनी सत्र 2026-27 में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है सरकार ने। मई में 5 मई को ₹10 प्रति क्विंटल की वृद्धि का फैसला किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में किया गया था। कृषिगत लागत और मूल्य आयोग जो है सीएसीपी उसके द्वारा 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत ए2 प्लस एफएल लागत मतलब वास्तविक भुगतान की गई लागत के साथ पारिवारिक श्रम का मूल्य जो कि 10.25% रिकवरी मामले में ₹182 प्रति क्विंटल बैठती है और ₹365 प्रति क्विंटल की एफआरपी किसानों को यानी कि 100.5% प्रतिफल प्रदान करेगा। ठीक है? देखा जाए तो केंद्र सरकार जो घोषित की है एफआरपी गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला एक न्यूनतम मूल्य होता है, ठीक है? और चीनी मिल इससे अधिक मूल्य में भुगतान हेतु स्वतंत्र है। चीनी मिल चाहे तो इस एफआरपी से अधिक मूल्य में भुगतान कर सकता है। किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आदि राज्य सरकारें इस अधिक मूल्य की घोषणा करती है, जिसे राज्य सलाहकारी मूल्य कहा जाता है, मतलब स्टेट एडवाइज्ड प्राइस कहा जाता है। ठीक है? देखिए 2026-27 में ₹365 प्रति क्विंटल हो गया है, जो कि 2013-14 में आपको ₹210 प्रति क्विंटल से स्टार्ट हुआ था। तो ये लगातार 10-10 रुपए की वृद्धि, कहीं ₹15 की वृद्धि, कहीं ₹20 की वृद्धि दिख जाएगी और इस तरह से बढ़ते-बढ़ते भी ₹365 प्रति क्विंटल आ गई है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य सूरजमुखी बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक ₹622 प्रति क्विंटल की वृद्धि देखा जाए तो 13 मई को विपणन सत्र 2026-27 में खरीफ के 14 उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी उसकी घोषणा कर दी है और वार्षिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि सूरजमुखी के बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है और देखा जाए खरीफ उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो सामान्य क्वालिटी का जो धान होता है ठीक है सामान्य क्वालिटी का धान में अगर देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2026-27 का है 2441 और 25-26 में ये था 2369 ठीक है यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो वृद्धि देखा जाए तो यहाँ ₹72 प्रति क्विंटल की वृद्धि है ठीक है उपज की लागत जो होती है प्रति क्विंटल वो आती है ₹1627 यानी कि प्रतिफल मिल रहा है इन्हें 50% का प्रॉफिट ठीक है उसी तरह से धान का ग्रेड ए में भी देखा जाए तो ₹2461 अभी इसका एमएसपी है जो कि 2379 था 389 था और ₹72 यहाँ पे भी वृद्धि हुआ है अब इसी तरह से बाकी सबका देखा जाए तो अब हम देखते हैं सूरजमुखी के बीज सनफ्लावर सीड्स जो कि ₹8343 अभी इसका प्रति क्विंटल है और पहले था ₹7721 था एमएसपी जहां पर ₹622 का वृद्धि दिखाया गया है ठीक है ₹622 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है जो कि इसका लागत आता है ₹5562 यानी 50% का प्रतिफल यहाँ भी है और मैक्सिमम प्रतिफल जो है वो 61% दिख रहा है वो आपको दिख रहा है मूंग में मूंग जो कि ₹8780 प्रति क्विंटल है वहीं पे ₹8768 था पिछले बार यानी ₹12 का ही वृद्धि है ठीक है लेकिन जो लागत है उसमें ये 61% का प्रॉफिट दिख रहा है प्रतिफल ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 2025-26 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक साझेदार रहा है वाणिज्यिक मंत्रालय के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 2025-26 में भारत चीन व्यापार 151.1 अरब डॉलर का है जबकि अमेरिका के साथ इस वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार जो है 140.2 अरब डॉलर का ही बताया गया ठीक है इन आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में चीन के लिए भारत के निर्यात में 36.66% की वृद्धि हुई है जिससे कुल निर्यात 19.47 अरब डॉलर के हैं इसके विपरीत संदर्भित वर्ष में चीन जो है चीन में भारत के आयात
16% वृद्धि के साथ 131.63 अरब डॉलर के रहे। इससे भारत चीन व्यापार में 112.6 अरब डॉलर का व्यापार शेष चीन के पक्ष में रहा। ठीक है। और वर्ष 2025-26 में अमेरिका के लिए जो भारत के निर्यात थे उसमें 0.92% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कि 2025-26 में अमेरिका के लिए भारत के निर्यात 87.3 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका से भारत की आयात 15.95% की वृद्धि के साथ 52.9 अरब डॉलर के रहे हैं। इससे भारत अमेरिका व्यापार में व्यापार शेष जो है वो 34.4 अरब डॉलर से भारत के पक्ष में रहा है। ठीक है। देखिए 2025-26 में जिन देशों में भारत के निर्यातों में धनात्मक वृद्धि हुई है वो है संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, हांगकांग, इटली, नेपाल, ब्राजील, स्पेन, बेल्जियम और वियतनाम है। ठीक है। और जिन देशों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है 2025-26 में उसमें नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया शामिल है। ठीक है। इसके विपरीत देखा जाए तो जिन देश में भारत के आयात में 2025-26 में धनात्मक वृद्धि हुई है वो है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, थाईलैंड, मलेशिया शामिल है। और जिसमें आपको रूस, इराक, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, ताइवान से आयात में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन सबका 11-11 वर्ष का पूरा हो गया है। तो देखिए 9 मई 2015 को समाज में सभी वंचित व कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? ये 9 मई 2015 को किया गया था। किस लिए किया गया था? ताकि समाज के सभी वंचित कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सके। अब देखिए, अब 9 मई 2015 को शुरू हुआ, 9 मई 2026 आ गया। इस योजना का 11 वर्ष का वर्षगांठ पूरा हो गया, ठीक है? और वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की और इसकी उपलब्धि और विशेषता के बारे में बताया। तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में देखें तो ये योजना एक लाभार्थी को बहुत ही कम प्रीमियम में, मतलब मान लिया जाए प्रतिदिन 2 रुपए से भी कम में भी, लाभार्थी को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख का जीवन बीमा प्रदान करती है। और ये योजना एक वार्षिक बीमा योजना है जिसे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है। हर साल इसको रिन्यू करा सकते हैं। ये 2 रुपए के हिसाब से चलता है। ठीक है। और इसमें 18 साल से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक या खाता धारक जो डाकखाने में भी है उनका भी खाता धारक जो कि 1 जून से 31 मई तक यानी 1 वर्ष की सुरक्षा कवच के लिए 436 रुपए सालाना प्रीमियम चुकाकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त के लिए 436 रुपए का पूरा प्रीमियम देय होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नामांकन के लिए अनुपातिक प्रीमियम के रूप में 342 रुपए और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नामांकन में 228 रुपए, मार्च, अप्रैल, मई में नामांकन के लिए 114 रुपए प्रीमियम देय होता है। किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु होने पर 2 लाख की बीमा राशि नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होती है। ठीक है। देखिए अब अगला देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत जो वार्षिक प्रीमियम है वो मात्र 20 रुपए है, जो कि 1 वर्ष की अवधि के लिए है, 1 जून से लेकर 31 मई के लिए। दुर्घटना बीमा कवच है और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख का बीमा कवच प्रदान करता है। ठीक है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गई तो इसमें आपको कितना कवर मिलेगा? 2 लाख रुपए। मात्र 20 रुपए प्रीमियम है वार्षिक इसका। और इस योजना के तहत देखा जाए तो 18 से 70 वर्ष के आयु के वर्ग लोगों को दुर्घटना के कारण होने वाली जो मृत्यु है अथवा विकलांगता की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर जहां 2 लाख का है वहीं विकलांगता के मामले में विकलांगता क्षति पर निर्भर करता है कि मतलब वो किस कैटेगरी तक में विकलांग हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। 29 अप्रैल 2026 तक देखा जाए तो इस योजना के तहत 58.09 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके थे और 1,84,662 दावा हो चुका है जिसमें 3667.52 करोड़ की राशि भुगतान किया जा चुका है। ठीक है।
अब अगला है अटल पेंशन योजना। यह एक पेंशन योजना है, ठीक है? एक सामान्य पेंशन योजना की तरह देखा जाए, जो समाज के सभी लोगों को विशेषतः निर्धन, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भविष्य की जरूरत को पूरा करने और भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक को, जो कि आयकर दाता नहीं है, शामिल हो सकते हैं। तथा निर्धारित योगदान जो है मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक करनी होती है। ठीक है? जो कि 18 से 40 वर्ष के आयु के लोगों के लिए है। ठीक है? और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ग्राहक को 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 प्रति माह पेंशन आजीवन प्राप्त होती है और उसके निधन के पश्चात यही पेंशन उसके जीवन साथी को प्रति माह आजीवन उपलब्ध होती है। ठीक है? ग्राहक की असामयिक मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी शेष अवधि के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकता है। ठीक है? देखिए, 30 अप्रैल 2026 तक कुल 9.09 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे में 1 जून 2026 से नया जोन दक्षिण तट रेलवे चालू हुआ है और लोगो में भी परिवर्तन किया रेलवे ने। देखिए, लोगो भी चेंज कर दिया, लोगो लिखा गया है, यहाँ लोगो होगा। ठीक है, लोगो चेंज हुआ है। देखिए, 1 जून 2026 से भारतीय रेलवे ने दक्षिण तट रेलवे नाम से एक नए जोन का गठन किया, जिसका मुख्यालय क्या है? विशाखापट्टनम। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के कुछ हिस्से को काट कर बनाया है। भारतीय रेलवे का ये 18वां जोन हो गया है। ठीक है? और देखिए जोन जो है लगभग 3300 किलोमीटर रेल मार्ग को, मतलब कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 4 डिवीजन गुटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम है। 4 डिवीजन भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है? इस नए जोन में अपने चिन्ह मतलब लोगो में परिवर्तन किया है। लाल रंग के नए लोगो में दर्शाए गए सितारों मतलब जो स्टार्स लगे हैं, उसमें पहले 17 होते थे, उसको बढ़ाकर यहाँ 18 कर दी गई है। इसके मुख्यालय का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को ही किया था और 1 जून 2026 से इसके प्रभावी होने की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अप्रैल 2026 को कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को आरबीआई का रिकॉर्ड लाभांश। तो देखिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो लाभांश मिला है, ठीक है, वो 2,86,588.46 करोड़, लगभग 2,87 लाख करोड़, ठीक है, का लाभांश जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को प्रदान किया है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिए गए लाभांश की तुलना देखें तो 6.9% के अधिक होने के साथ साथ अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में दिया गया रिकॉर्ड लाभांश है। ठीक है, लाभांश को हम लोग इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, देखिए 22 मई 2026 को पूर्व वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश के रूप में 2,86,588.46 करोड़ सरकार को हस्तांतरण को रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की मुंबई में संपन्न बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अपेक्षा से अधिक लाभांश मिलने से केंद्र सरकार को 2026-27 में अपना राजकोषीय घाटा सीमित रखने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक के जो लाभ के मुख्य स्रोत हैं वो है सिग्नियोरेज नोटों की छपाई जो होता है, फिर बैंकों को प्रदत्त ऋणों पर ब्याज, सरकारी बॉन्ड्स की खरीद, विदेशी बॉन्ड्स की खरीद और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय आदि इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा स्टील के बाद अब सन फार्मा का विदेश में दूसरा बड़ा अधिग्रहण। तो अप्रैल 2026 में भारत के दिग्गज फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स ने अमेरिका स्थित व न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध महिला स्वास्थ्य और बायोसिमिलर फर्म ऑर्गेन एंड कंपनी को पूरी तरह नकद सौदे में 11.75 अरब डॉलर में खरीदने के लिए अनुबंध किया है और यह सौदा जो होगा वो $14 प्रति शेयर दर पर तय हुआ है। ये किसी भारतीय कंपनी के द्वारा विदेश में किया गया अब तक का दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण है।
ऑर्गेनिक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, इसका गठन जो है वो 2021 में मर्क एंड कंपनी से अलग होकर हुआ था। अमेरिका और कनाडा से बाहर इसे एमएसडी के नाम से जाना जाता है। इसके यूरोपीय संघ और उभरते बाजारों में 6 मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हैं, ठीक है? और इस सौदे पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 2027 के प्रारंभ तक इसके पूरे हो जाने की आशा व्यक्त की है। और सन फार्मा के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप सांघवी ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच इस अधिग्रहण का अवसर उनकी कंपनी को मिला है, ठीक है? नेक्स्ट है 2025-26 में देश में कृषिगत उत्पादन, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। तो देखिए 27 मई को 2025-26 में देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। 10 मार्च 2026 को दूसरे अग्रिम अनुमान में केवल खरीफ और रबी उत्पादन के आंकड़े ही उपलब्ध थे। 27 मई 2026 को जब जायद के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए। तीसरे अग्रिम अनुमान देखा जाए 2025-26 में देश में तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 376.563 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, जिसमें कुल चावल का उत्पादन 154.024 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 120.657, ठीक है, 657 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। और श्री अन्न का उत्पादन 17.584 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, ठीक है। और मोटे या पोषक अनाज जिसको कहा जाए उसका उत्पादन में 74.472 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। तूर के दाल का उत्पादन 3.592 मिलियन टन अनुमानित है। और कुल तिलहन का जो उत्पादन है वो 43.059 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। सोयाबीन उत्पादन देखें तो 12.596 मिलियन मीट्रिक टन है। और रेपसीड और सरसों का उत्पादन देखें तो 13.768 मिलियन मीट्रिक टन है। और कपास का उत्पादन 29.024 मिलियन है, जो कि प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम का है। गन्ने का उत्पादन 500.063 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कि रिकॉर्ड अनुमान है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सो इसमें आगे देखें, देखिए कुछ प्रमुख कृषिगत उत्पादन देखें जो मिलियन मीट्रिक टन में 2024-25, 25-26 और 2025 इसका तुलना भी किया गया है उत्पादन में। तो देखिए चावल 105.184 था, जो कि यहाँ पे आपको 154.024 राइस दिख रहा है 2025-26 में। और यहाँ 3.84% बढ़ा है, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि हुआ है। कुल खाद्यान्न में ही देख लिया जाए तो 19.031 का वृद्धि हुआ है इसमें, ठीक है। ये सभी आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर। तो बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रणय वर्मा, जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के हैं। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं दिनेश त्रिवेदी। नेक्स्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं, तो ये हुए हैं अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल, जो कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। फिर नेक्स्ट नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं, ये बने हैं श्रीकांत वेल्लाकम्नी, जो कि एआई डेटा एनालिस्ट क्षेत्र की कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स के संस्थापक और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं प्रसन्न जोशी, जो कि प्रसिद्ध गीतकार और लेखक हैं, ठीक है। फिर आपको केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है सीबीएफसी और सेंट्रल सेंसर बोर्ड, उसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं शशि शेखर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक में जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो है रोहित जैन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष का पुनः वृद्धि किया है, वो है प्रवीण सूद। फिर युगांडा में लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी, जो कि जनवरी 1986 में लगातार विगत लगभग 40 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं। देश के सैन्य बलों के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो नियुक्त हुए हैं वो है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। नेक्स्ट उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये आर मुकुंदम ने संभाला है। टाटा केमिकल्स के प्रबंध निदेशक हैं। अब आते हैं निधन में। पहला है रघु राय,
पद्मश्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित जाने माने फोटोग्राफर और फोटो पत्रकार रघु राय का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेनिफर पेस, भारतीय महिला बास्केटबॉल की पूर्व कप्तान और ओलंपियन जेनिफर पेस का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की मां थी। अगला है भुवन चंद्र खंडूड़ी, 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूड़ी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं बुक्स एंड राइटर्स में। तो अपनापन, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, इसके लेखक है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है घोषटाई, घोषटाई के लेखक है अमिताभ घोष। नेक्स्ट है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये एक आत्मकथा है सेवानिवृत्त जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग विविध में, यानी पहला है ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक। तो देखिए 21 से 22 मई को, सॉरी 21 से 22 मई 2026 को ब्रिक्स में न्याय मंत्रियों को 2 दिवसीय बैठक गुजरात में गांधीनगर में संपन्न हुआ। और इस बैठक में सितंबर 2026 के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में मध्यस्थता के क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा हुई। ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज ऑन स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इन मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन को अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है सैन्य कमांडर का सम्मेलन। तो 7 से 8 मई 2026 को देश के सैन्य कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण जयपुर में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। थीम था मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के पर इस सैन्य सम्मेलन में भविष्य की सैन्य तैयारियों, आपातकालीन रक्षा खरीद प्रक्रिया, लड़ाकू विमानों की खरीद, ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य जरूरी तकनीक के जरिए सेना को सशक्त बनाने का उपाय पर विचार विमर्श किया गया है। साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर की उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श भी सम्मेलन में किया गया है। ठीक है, ये था सैन्य कमांडर का सम्मेलन। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026। तो 15 से 21 जून 2026 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 19वां संस्करण मुंबई के एनएफडीसी परिसर में हुआ है। ठीक है, मुंबई के एनएफडीसी परिसर में हुआ। देखा जाए तो दक्षिण एशिया में वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेटेड फिल्मों को समर्पित सबसे बड़े व पुराने फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय प्रतियोगिता खंड शामिल होंगे, जिनमें प्रतिष्ठित गोल्डन और सिल्वर कोच पुरस्कार व 55 लाख की नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखें हम लोग। नेक्स्ट है भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास फिनबैक्स द्वितीय 2026। ये भारत और कंबोडिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो देखिए 4 से 17 मई को भारत और कंबोडिया को संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनबैक्स का दूसरा संस्करण फिनबैक्स द्वितीय कंबोडिया के कंपांग स्पेयू प्रांत स्थित रॉयल कंबोडिया एयरफोर्स प्रशिक्षण केंद्र यानी कैंप बेसिल में संपन्न हुआ है। और भारतीय सेना के दल में 120 सैन्यकर्मी, जो कि मुख्यतः मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से थे, शामिल थे। और कंबोडियाई दल में रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 सैन्यकर्मी थे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 32वीं बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे नेपाल के कामिरीता शेरपा। महिला पर्वतारोहियों में लहाक्पा शेरपा का रिकॉर्ड 11वीं बार एवरेस्ट आरोहण। तो देखा जाए तो 17 मई को नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा, जो कि 56 वर्षीय हैं, ने विश्व के सर्वोच्च एवरेस्ट शिखर पर 32वीं बार आरोहण कर अपना विश्व रिकॉर्ड भंग कर दिया। कामिरीता शेरपा के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं, जो कि 31 बार एवरेस्ट आरोहण किया है, वो है पर्वतारोही पसांग दावा शेरपा। 31वीं बार ये सफलता उन्होंने इसी वर्ष 22 मई 2026 को प्राप्त की थी। ठीक है,
और महिला पर्वतारोहियों में सर्वाधिक 11 बार एवरेस्ट पर पहुंचने का रिकॉर्ड जो है वो नेपाल की लहाक्पा शेरपा का नाम पे है। और लहाक्पा ने 52 वर्ष की आयु में 17 मई 2026 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पे सफलता प्राप्त की। गैर शेरपा में यह रिकॉर्ड ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल के नाम है। कैंटन कूल 27 वो भी 22 मई को ही 7वीं चढ़े थे या 20वीं बार इनका एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की महिला पर्वतारोहण टीम द्वारा सफल एवरेस्ट आरोहण। 21 मई 2026 को प्रातः 8 बजे भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली पूर्ण महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। बीएसएफ की हीरक जयंती और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस अभियान का नाम मिशन वंदे मातरम रखा गया था। पर्वतारोहण के साथ साथ टीम ने स्वच्छ हिमालय स्वच्छ ग्लेशियर अभियान के तहत एवरेस्ट के शिविरों पर से कचरा एकत्र कर उसका उचित निपटान भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत व 12 अन्य मित्र देशों के सैन्य अभ्यास प्रगति 2026। तो देखा जाए तो 20 से 31 मई को भारत के मेघालय में उमरोई में हिंद महासागर क्षेत्र के 12 मित्र देशों का 12 सप्ताह का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति प्रगति संपन्न हुआ, जिसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑन रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। देखा जाए तो भारत के अतिरिक्त यहाँ 12 देश जिसमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका, वियतनाम के 400 से अधिक सैन्यकर्मी 2 सप्ताह के जंगल और अर्ध पहाड़ी के क्षेत्र में हुए इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। आने वाले समय में होने वाले युद्धों के लिए तकनीक और रोबोटिक्स की जरूरतों को देखते हुए भारतीय सेना के मिलिट्री डॉग्स K9 यूनिट के साथ रोबोटिक डॉग्स के ने भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन इस अभ्यास में किया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पुरस्कार सम्मान में। पहला है मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो देखिए 29 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन को सेवारत भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर अभिलाष बराक को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2025 के मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मेजर अभिलाष बराक को किया गया है, मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी आगे है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है मेजर अभिलाष बराक, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी भारतीय रक्षक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर 15 चुनिंदा नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए हैं। पुरस्कृत नर्सिंग कर्मी में देखें तो उत्तरकाशी की पूजा परमार राणा, चंडीगढ़ की पूनम वर्मा, दिल्ली के डॉक्टर श्रवण कुमार ढाका, मद्रास मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आर के शंकर षणमुगम, सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल लिसम्मा पीवी आदि प्रमुखतः शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है गिल्lermo कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2026। यूनेस्को का वर्ष 2026 का जो गिल्lermo कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है वो सूडानी पत्रकार संघ को देश में चल रहे संघर्ष में पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का विरोध में निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया है। कोलंबियाई पत्रकार गिल्lermo कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित $25,000 का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पुलित्जर पुरस्कार पे। पुलित्जर पुरस्कार देखा जाए तो ये 4 मई को दिया गया। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि के क्षेत्र की अमेरिका की वर्ष 2026 का जो पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा हुई है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में द्वारा की गई है। ठीक है, कैलेंडर वर्ष 2025 के निष्पादन के आधार पर दिए गए जो पत्रकारिता पुरस्कार में जनसेवा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग आदि कुल 15 पुरस्कार शामिल हैं, जबकि 8 अन्य पुरस्कार
ड्रामा, फिक्शन और संगीत आदि के लिए हैं, ठीक है। पुरस्कार की सूची देखें तो पत्रकारिता में जैसे जन सेवा यानी पब्लिक सर्विस देखा जाए तो ये वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है, ठीक है। पहला हो गया पत्रकारिता, पत्रकारिता में जन सेवा पब्लिक सर्विस पोस्ट जो दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को, ठीक है, पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, ये दिया गया है मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यूनल का स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ को। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग दिया गया है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के 3 पत्रकारों को। लोकल रिपोर्टिंग दिया गया है द कनेक्टिकट मिरर और वो प्रो पब्लिका के 2-2 पत्रकारों को। नेशनल रिपोर्टिंग दिया गया है राइटर्स का स्टाफ को और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस के 4 पत्रकार अनिरुद्ध घोषाल सहित की टीम सेट को। फिर ऑडियो रिपोर्टिंग दिया गया है पाब्लो टोर फाइंड्स आउट का स्टाफ को। फीचर राइटिंग दिया गया है एरॉन पार्सल एक्सेस मंथाली को। फिर है इलेक्ट्रोटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा सहित नताली ओबिको पियर्सन को दिया गया है जो कि ब्लूमबर्ग के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखें। क्रिटिसिज्म दिया गया है मार्क लैम्स्टर को। ओपिनियन राइटिंग दिया गया है एम गैसन जो कि न्यूयॉर्क टाइम के हैं। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी दिया गया है साहरे अल घोड़ा को जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से है। फीचर फोटोग्राफी दिया गया है जाहिद चिकवेंदु को जो कि वॉशिंगटन पोस्ट से है। पुस्तक ड्रामा संगीत फिक्शन डैनियल क्रॉस को दिया गया है यानी एंजल डाउन के। और हिस्ट्री दिया गया है जिल लेपोरे द्वारा लिखित वी द पीपल अ हिस्ट्री ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्रामा के लिए दिया गया है लिबरेशन के बेस वोहेल को। बायोग्राफी दिया गया है प्राइड एंड प्लेजर द सेक्युलर सिस्टर्स इन एज ऑफ रेवोल्यूटिस, ये अमांडा वेल को द्वारा दिया गया है। फिर है मेमोयर अथवा ऑटो बायोग्राफी थिंग्स इन नेचर मर्ली ग्रो, ये म्यून ली द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है पोइट्री दिया गया आर्स पोएटिका को जो कि जूलियाना स्पार द्वारा। फिर जनरल नॉन फिक्शन दिया गया देयर इज नो प्लेस फॉर अस वॉकिंग एंड होमलेस इन अमेरिका, ये ब्रायन गोल्डस्टोन द्वारा दिया गया है। संगीत में दिया गया है पिक फ्लोरो ऑफ फ्यूचर मिथ को जो कि गैब्रिएला लीना फ्रैंक द्वारा है। पुरस्कार राशि है 15-15 हजार डॉलर यानी 23 श्रेणियों में 15-15 हजार डॉलर दिया गया है। और जन सेवा में पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। आते हैं कान फिल्म महोत्सव में। कान फिल्म महोत्सव में देखा जाए तो 12 से 23 मई को, ठीक है, 12 से 23 मई को फ्रांस का प्रतिष्ठित 79वां कांस फिल्म महोत्सव कांस में संपन्न हुआ। और फ्रांस की कॉमेडी फिल्म द इलेक्ट्रिक किस इस महोत्सव का उद्घाटन फिल्म थे। महोत्सव के जो प्रतियोगिता खंड के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम दियोर ये दिया गया है फ्योर्ड को। फ्योर्ड निर्देशक हैं क्रिश्चियन मुंगोई रोमानिया के हैं। और ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार रूसी फिल्म गिनोटॉर को दिया गया है, निर्देशक हैं अंद्रेई जियाग्नेत्सेव। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है इमैनुअल मैक्चिया और वैलेंटीना कैंपगेसियर जो कि फिल्म कावर्ड के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है वर्जीनिया एफिरा और ताओ ओकामोटी, फिल्म है ऑल ऑफ अ सडन के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं जेवियर काल्वो और जेवियर एम्ब्रोसी द ब्लैक बॉल फिल्म के लिए। और पॉवेल वॉल्विस्की फिल्म फादरलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है। ज्यूरी का पुरस्कार मिला है द ड्रीमलैंड एडवेंचर्स को जो कि निर्देशिका है वॉलिस्का ग्रिस्बाक जर्मनी के। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है अ मैन ऑफ हिज टाइम के लिए इमैनुअल मारे को। फिर कैमरा डियोर जो है वो बेन इमाना के लिए निर्देशक मैरी क्लेमेंटाइन दुसाम्बे जाम्बो। फिर है मानद पाम डियोर यानी ऑनररी पाम डियोर जैसे पीटर जैक्सन न्यूजीलैंड के फिल्म निर्माता निर्देशक, बारबरा स्ट्रैसन अमेरिका अभिनेत्री गायिका और जॉन स्ट्रेवल्फा अमेरिकी अभिनेता। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुने गए हैं। देखिए आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल
को गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लंदन की प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया है। ठीक है, और लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो ऑफ का सम्मान जो है वो विश्व के उन विशिष्ट वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतिकारी योगदान दिया हो। इस सम्मान को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट शोध, नवाचार व बौद्धिक क्षमता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को अमेरिकन एकेडमी का गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार। तो भारत के चंद्रयान-3 चंद्र मिशन के अमेरिकी वैमानिक एवं अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान द्वारा 2026 का सबसे प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार मई माह में प्रदान किया गया। इसरो का यह पुरस्कार जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया। इसरो की ओर से AIAA का यह पुरस्कार जो है वो अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा वॉशिंगटन में स्वीकार किया। ठीक है, चलिए अगला देखें। अब आते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में देखा जाए पहला तो 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026, ये 22 से 25 मई 2026 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और ये बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी रांची में हुआ है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल देखते हैं। देखिए, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता है 2026 का, जो कि 20 से 22 मई को हुआ था रांची में। और देखिए 100 मीटर में पुरुष कैटेगरी में गुरविंदर सिंह रिलायंस के लिए, ठीक है, और जो 10 मिनट 09 सेकंड सॉरी 10.09 सेकंड में पार हुआ। और ये 200 मीटर जो है आपको रेस में अनिमेश कुजूर उड़ीसा के, 400 मीटर रेस में विशाल टीके तमिलनाडु के, 800 मीटर में आपको कृष्ण कुमार हरियाणा के, फिर आपको 1500 मीटर में राहुल बलोदा राजस्थान के, और 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप कुमार हरियाणा के, 10,000 मीटर में दीपक भट्ट उत्तराखंड के, ये सब विजेता रहे। सेम आपको यहाँ इधर महिला कैटेगरी में भी है। ठीक है, महिला कैटेगरी में देखा जाए तो सुदेशना हनुमंता महाराष्ट्र के हैं, और फिर आपको कुसुम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के, आर विद्या रामराज तमिलनाडु के, पूजा आपको JSW के, ये 800 मीटर में, ठीक है, और 1500 मीटर में आपको हो गया यहाँ पूजा JSW से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है थॉमस कप और उबेर कप 2026। तो 24 अप्रैल से लेकर 3 मई को बैडमिंटन में पुरुषों की टीम चैंपियनशिप के द्विवार्षिक थॉमस कप व महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में उबेर कप के लिए मुकाबला डेनमार्क में हॉर्सेंस में हुआ। पुरुष के थॉमस कप के फाइनल विजेता रहे चीन, 3-1 से जीता इन्होंने। उप विजेता रहे फ्रांस। महिलाओं का उबेर कप विजेता रहे दक्षिण कोरिया, 3-1 से। उप विजेता में रहे चीन। थॉमस कप और उबेर कप के लिए आगामी आयोजन जो होगा वो 2028 में होगा। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन 2026, भारत के सात्विक साई राजरंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का पुरुष युगल में रजत पदक। देखिए 12 से 17 मई को बैंकॉक में इस टूर्नामेंट के पुरुष व महिला वर्ग के टूर्नामेंट संपन्न हुए। पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे एंड्रस एंटोनसन डेनमार्क के, और उप विजेता रहे कुनलावुत विदित थाईलैंड के। महिला एकल में विजेता रहे अकाने यामागुची जापान के, और उप विजेता रहे चेन यूफी चीन के। महिला युगल में विजेता है बाओ लीजिंग और काओ जिहान चीनी जोड़ी, और उप विजेता है रिन इवानागा व की नाकाशिमिशी जापानी जोड़ी। मिश्रित युगल में विजेता है माथियास क्रिश्चियनसेन और अलेक्सांद्रा बाजे डेनमार्क की जोड़ी है, और जियू यूजून व ली कियान चीनी जोड़ी है उप विजेता। अगला है भारत दक्षिण अफ्रीका की T20 महिला श्रृंखला। तो अप्रैल 2026 में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, और T20 श्रृंखला के विजेता रहे दक्षिण अफ्रीका 4-1 से।
नेक्स्ट है पाकिस्तान के विरुद्ध 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला बांग्लादेश ने 2-0 से जीती। मई 2026 में बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला मेजबान टीम के विरुद्ध खेली और श्रृंखला के विजेता रहे बांग्लादेश 2-0 से। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की सारा टेलर पुरुष व सीनियर टीमों के अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली महिला कोच। तो इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली पहली महिला है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच जो इंग्लैंड में जून 2026 में खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला है, उसके लिए इंग्लैंड के फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है इन्हें। और ये पहला अवसर है जब पुरुषों की किसी टेस्ट श्रृंखला के लिए किसी महिला को पुरुषों की टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है FA यानी फा कप, FA लिखा था, ठीक है, FA यानी फा कप 2025-26। तो देखिए 31 अक्टूबर 2025 से 16 मई 2026 के दौरान इंग्लैंड के ही टीमों के बीच खेले जाने वाले जो इस टूर्नामेंट का 145वां संस्करण इंग्लैंड में खेला गया। FA कप विश्व के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में माना जाता है और फाइनल मुकाबला जो है वो मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी क्लब के बीच था। विजेता रहा मैनचेस्टर सिटी 1-0 से, उप विजेता रहा चेल्सी टीम। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2025-26। तो 14 फरवरी से 21 मई को फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लीग के तत्वावधान में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के 12वें संस्करण का आयोजन हुआ और 14 टीमों के 91 मैच विभिन्न शहरों में इसके तहत खेले गए। इसका खिताब जो है वो ईस्ट बंगाल ने सर्वाधिक अंकों के आधार पर जीता और दूसरा स्थान रहा मोहन बागान का। नेक्स्ट है फ्रांस के फ्रेडरिक सोएज पुरुष की जूनियर हॉकी टीम के नए कोच। ये मई 2026 में हॉकी इंडिया ने फ्रांस के फ्रेडरिक सोएज को पुरुषों की जूनियर हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट है बार्सिलोना 29वीं बार ला लीगा का विजेता। तो देखिए 10 मई 2026 को अंतिम मैच में स्पेन के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ला लीगा फुटबॉल 2025-26 का खिताब बार्सिलोना स्पेन ने ही जीता। विजेता रहे बार्सिलोना 2-0 से और ये लगातार दूसरी बार है, कुल मिलाकर 29वीं बार जीता है। विजेता रहे उप विजेता रहे रियल मैड्रिड, विजेता है बार्सिलोना, उप विजेता रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन 2026। तो देखा जाए तो 21 अप्रैल से 3 मई 2026 को मैड्रिड स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस 2026 संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहे यानिक सिनर स्पेन के और उप विजेता है एलेक्जेंडर ज़ेवरेव जर्मनी के। पुरुष युगल में विजेता है हैरी हेलियोवारा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के। उप विजेता है गुइडो आंद्रेआजी अर्जेंटीना के और मैनुअल गुइनार्ड फ्रांस के। महिला एकल में विजेता है मार्टा कोत्स्युक यूक्रेन के और उप विजेता है मीरा एंड्रीवा रूस के। महिला युगल में देखा जाए तो कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के और टेलर टाउनसेंड अमेरिका के विजेता रहे और अलेक्जेंडर क्रूनिच सर्बिया के और क्रिस्टीना मलाडेनोविच फ्रांस के उप विजेता रहे। अब आते हैं इटालियन ओपन 2026। 5 से 17 मई को हुआ एटीपी और डब्ल्यूटीए का लेवल 1000 का इटालियन ओपन टूर्नामेंट और ये रोम में हुआ। पुरुष एकल में विजेता है यानिक सिनर इटली के, उप विजेता है कैस्पर रूड नॉर्वे के। महिला एकल में विजेता है एलेना स्वितोलिना यूक्रेन के और उप विजेता है कोको गॉफ अमेरिका के। पुरुष युगल में विजेता है साइमन बोलेली और एंड्रीवा बावासोरी, दोनों इटली के हैं। मार्सेलिना ग्रानोलर्स स्पेन के और होरोशियो जोबालोस अर्जेंटीना के उप विजेता रहे। महिला युगल में विजेता है मीरा एंड्रीवा और डायना स्नेडर, दोनों रूस के हैं और उप विजेता है क्रिस्टीना बुक्सा स्पेन के और निकोल मेलिचर मार्टिनेज अमेरिका के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युगल चैंपियनशिप 2026। तो देखिए स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 13 से 16 मई को ये तीसरा HCL नेशनल डबल स्क्वाश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और ये चेन्नई में हुआ था। पुरुष युगल में विजेता रहा अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार, उप विजेता रहे राहुल बैथा और सूरज कुमार चंद। महिला युगल में विजेता है ज्योत्सना चिनप्पा रथिका सिलन और उप विजेता है जेनेट विधि और पूजा आरती। मिश्रित युगल में विजेता है वेलावन सेंथिल कुमार और ज्योत्सना चिनप्पा और उप विजेता है अभय सिंह और रथिका सिलन। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026। तो 29 अप्रैल को भारत के सौरभ कोठारी ने आयरलैंड में कार्लो में IBSF की विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने ही देश के पंकज आडवाणी को हराकर
अपने पास बरकरार रखा। ठीक है? और देखिए मई 2000, अब अगला आते हैं, मई 2026 में 2 फ़ॉर्मूला रेस का आयोजन हुआ। मियामी ग्रैंड प्रिक्स और कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है? 3 मई को देखा जाए तो अमेरिका के मियामी में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ, जिसका विजेता रहे एके एंटोनेल, जो कि मर्सिडीज टीम के हैं। फिर आपको 25 मई को हुआ कनाडा में कनाडा मॉन्ट्रियल कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन, और इसके विजेता रहे भी एके एंटोनेल, मर्सिडीज टीम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीजीए चैंपियनशिप 2026, भारतीय मूल के आरोन राय विजेता। तो देखिए 14 से 17 मई 2026 को विश्व के दूसरे मेजर गोल्फ टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में हुआ। इसका खिताब ब्रिटेन में ही जन्मे भारतीय मूल के आरोन राय ने जीता। इस खिताब के लिए 36.90 लाख डॉलर की राशि आरोन को प्राप्त हुई। देखा जाए तो रोहित राजपाल 2026 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल के प्रमुख। देखिए 23 जुलाई से 2 अगस्त को भारतीय डेविस कप की टीम ने कप्तान रोहित राजपाल को ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम के प्रमुख यानी चीफ द मिशन नियुक्त किया है। रवि बेंगानी को दल का उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है? नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 8-8 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार की घोषणा। तो देखिए 19 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राशि के पुरस्कार की घोषणा की है। 19 मई को राज्य के खेल मंत्री ने कोलकाता में एक पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को 8 करोड़ रुपए की राशि दिए जाएंगे, जबकि रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ की राशि देने की घोषणा की गई है। ठीक है? अपूर्ववर्ती जो तृणमूल सरकार के दौरान यह पुरस्कार राशियां क्रमशः 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख थी। ठीक है? और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 5 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में विजेताओं के इनामी राशि में भी भारी वृद्धि की गई है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है? और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जुड़िए, आपको पूरे अपडेट मिलते रहते हैं कि कब मैंने कौन सा वीडियो डाला, वहाँ अपडेट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।